हेलो फ्रेंड्स, आइए आज से स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत का समर्थन किया था, दिल्ली वाली बैठक की अध्यक्षता भी की थी और इलाहाबाद में भी जब खिलाफत की बैठक हुई तो गांधी जी वहाँ भी मौजूद थे और वहीं पर गांधी जी के कहने पर एक 4 सूत्री कार्यक्रम अपना लिया गया था। खिलाफत और असहयोग दोनों को गांधी जी ने ज्वाइंट कर दिया। जब गांधी जी ज्वाइंट कर रहे थे तो कई लोगों ने बड़ा अपोज किया। मदन मोहन मालवीय कहने लगे, भाई ये तो मुसलमानों का मुद्दा है, इससे हिंदुओं का लेना देना क्या है, हम इससे क्यों अटैच हों। मोतीलाल नेहरू के मन में ये था कि 1919 का जो एक्ट आया है इसके तहत चुनाव लड़ा जाए, काउंसिल में प्रवेश किया जाए, ना कि एक नया आंदोलन चलाया जाए। CR दास मोतीलाल नेहरू से ज़्यादा एक्साइटेड थे इलेक्शन के लिए। वो शायद इसलिए भी एक्साइटेड थे क्योंकि बंगाल में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग था और उनका मानना यही था कि अगर 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव लड़के काउंसिल में प्रवेश किया जाए तो आंदोलन को और प्रभावशाली तरीके से चलाया जा सकता है या अपने लोगों का और भला किया जा सकता है। इसलिए CR दास चाहते थे कि कांग्रेस आंदोलन का तरीका ना अडॉप्ट करके कांग्रेस चुनाव का तरीका अडॉप्ट करे। बंगाल से आने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी इलेक्शन को लेके इतना एक्साइटेड थे कि उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी। आप सोचिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब से सक्रिय थे राजनीति में। 1875 बाबू शिशिर कुमार घोष की इंडिया लीग में आए थे और 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाई थी और इतने सीनियर मेंबर ने 1919 के आसपास ये इलेक्शन लड़ने के लिए 1919 के एक्ट से असहयोग का विरोध किया। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपना एक अलग मॉडरेटर संघ बना लिया और इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। एनी बेसेंट भी कह रही थी कि आंदोलन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, 1919 का अधिनियम पर्याप्त है, जो चाहिए था वो मिल गया है, कांग्रेस को आंदोलन की क्या जरूरत है। और मोहम्मद अली जिन्ना भी कह रहे थे कि ये आंदोलन, असहयोग, बहिष्कार ये अराजकता ले आएगा। बातचीत के लेवल पे आके टेबल पे बैठकर बातचीत की जाए और अंग्रेजों से समझौता करके कुछ रियायतें प्राप्त की जाएं। जिन्ना का अपोज इस बात को लेकर भी था कि ये जो गांधी जी खिलाफत का समर्थन कर रहे हैं इससे समस्या ये उत्पन्न होगी कि मुसलमान कट्टरपंथियों की पकड़ में चले जाएंगे। और जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन में पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए तो जिन्ना ने पत्र लिखकर गांधी जी से आग्रह किया था कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। गांधी जी मस्जिदों में बैठकें कर रहे थे, मौलवियों से अपील करवा रहे थे, जिन्ना ने उसी का अपोज किया था। तो क्या वाकई ये खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन जोड़ देना गांधी जी की एक रणनीतिक भूल कही जा सकती है? नहीं करना चाहिए था गांधी जी को। हमसे सवाल यहां से आ सकता है, हिस्ट्री ऑप्शनल में पहले ये सवाल आए हैं, GS में आ सकते हैं, निश्चित रूप से आ सकते हैं। पहले हम आज एक काम करते हैं, जो टॉपिक हमको पढ़ने हैं वो टॉपिक कौन कौन से सवाल हमको दे सकते हैं या देंगे, या हम उनमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, ख़ास तौर से आए हुए सवालों को ध्यान में रखते हुए। और ये ध्यान रखना है कि ये जो सेगमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सेगमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल लगातार आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग 2 आंदोलनों की चर्चा कर रहे हैं,
एक खिलाफत आंदोलन और दूसरा इसी के साथ अटैच्ड असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। असहयोग मोटे तौर से 1920। अब ये अलग बात है कि इसकी प्रोग्रेस की फेज़ है। रणनीति जून से बन रही है, फिर अगस्त में मैटर आया, सितंबर में विशेष अधिवेशन हो गया, दिसंबर में प्रस्ताव पारित हो गया और उसी के पैरेलल खिलाफत आंदोलन, इसकी रणनीति 1919 से बन रही है 1920 और पहले खिलाफत ही स्टार्ट हुआ। और खिलाफत का कंटेंट क्या है? खिलाफत का कंटेंट ये है कि जो इस्लामी जगत के प्रमुख होते थे खलीफा की संप्रभुता जजीरतुल अरब के क्षेत्र में हो। तो इसमें वर्तमान सऊदी, यमन, ओमान, इराक, फ़लस्तीन, ये सब हिस्से आते हैं जजीरतुल अरब में। तो वो कह रहे थे कि ठीक है, खिलाफत को पूरे क्षेत्र में ना बनाया जाए, जितना बड़ा ऑटोमन अम्पायर था उतने में ना बनाया जाए, लेकिन कम से कम जजीरतुल अरब में बनाए रखा जाए। और गांधी जी भी इसका समर्थन कर रहे थे। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पे आएंगे तो आपको इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझा देंगे कि अंग्रेज ये काम कभी करते ही नहीं। वो खिलाफत को रीइस्टेब्लिश करने का काम करते ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों से ईसाइयों की ये लड़ाई 1500 साल पुरानी थी और ऑटोमन अम्पायर के समाप्त हो जाने, सुएज नहर पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो जाने, सुएज नहर पर ऑटोमन ख़तरा ना रह जाए, इन सारी चीज़ों की वजह से अंग्रेज़ कभी भी खिलाफत को इस्टेब्लिश नहीं करते। अब ये अलग बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान तुर्की के प्रति भारत में काफ़ी सहानुभूति थी। यहाँ से काफ़ी धन वगैरह एकत्रित करके तुर्की भेजा गया था। एम ए अंसारी के नेतृत्व में एक मेडिकल मिशन भी तुर्की भेजा गया था। हमने बताया था सारी चीज़ें आपको। और गांधी जी चाहते थे कि मुसलमानों की ये जो सहानुभूति है इस मुद्दे पर, इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय आंदोलन में कर लिया जाए। अच्छा, मुसलमान भी हिंदुओं का समर्थन पाना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि हिंदू उनके साथ मिलकर अगर आंदोलन चलाएंगे तो उनके आंदोलन का दबाव ज़्यादा रहेगा। और 1916 से ही आप देख रहे थे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए थे। 1916 से 1922 तक, जब जिन्ना ने 1916 वाला समझौता करवाया था, जिन्ना, तिलक विद एनी बेसेंट, प्रमुख रूप से जिन्ना और तिलक। गांधी जी अली बंधु और तुर्की का मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका खिलाफत पे रोल रहा है। और कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड में आपसे ये सवाल पूछ भी दिया जाता है कि खिलाफत आंदोलन पर गांधी जी, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और अली बंधुओं के दृष्टिकोण को एक लाइन में समझाइए। तो अगर एक लाइन में समझाना हो कि खिलाफत आंदोलन और गांधी जी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गांधी जी खिलाफत को इस्टेब्लिश करने की जो बात कह रहे थे, अगर हम एक लाइन में कहें तो गांधी जी सर्व इस्लामियत का इस्तेमाल अखिल भारतीयता के लिए कर रहे थे और अली बंधु
अखिल भारतीयता का इस्तेमाल सर्व इस्लामियत के लिए कर रहे थे। खलीफा तो पूरे विश्व के मुसलमानों के हेड हो गए ना। तो गांधी जी सर्व इस्लामियत का इस्तेमाल अखिल भारतीयता के लिए कर रहे थे और अली बंधु अखिल भारतीयता का इस्तेमाल सर्व इस्लामियत के लिए कर रहे थे। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा राष्ट्रीयता के आधार पर खिलाफत के पक्ष में नहीं था। उसने आगे चलकर खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया था। तो अब ये खिलाफत आंदोलन और गांधी जी के द्वारा दिया गया 4 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें उपाधियों का बहिष्कार, सेना पुलिस का बहिष्कार, सिविल सेवाओं का बहिष्कार, ये सारी चीज़ें शामिल थीं। उसी के अकॉर्डिंगली गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस के लोग असहयोग चला दें। लेकिन क्या ये सही था? क्या असहयोग आंदोलन चलवाया जाना सही था खिलाफत के साथ अटैच करके? तो आइए कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई सही था। जैसे यहां पर एक सवाल देखिए आप, M.K. गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन एक बड़ी भूल थी, क्योंकि ये एक ऐसा अन्य देशी मुद्दा था जिसने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ों से ही काट दिया था। ये क्वेश्चन 2014 में हिस्ट्री ऑप्शनल में दिया गया था। GS में नहीं आएगा ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर आप सवाल की जो लैंग्वेज है वो ध्यान दीजिए कि M.K. गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन एक बड़ी भूल थी, है ना। यहाँ पर जो है उसे गांधी जी की भूल बताया गया है, एक बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा अन्य देशी मुद्दा था, ये ऐसा अन्य देशीय मुद्दा था जिसने भारतीय राष्ट्रीयता को, है ना, जिसने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ों से ही काट दिया था। तो ये कीवर्ड हैं क्वेश्चन के। आंसर राइटिंग में ज़रूर ध्यान रखा करिए कि वहाँ पर कीवर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। कहा गया कि गांधी जी के लिए ये भूल थी और ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ों से ही काट दिया था। ये सवाल भले 2014 में आया, इससे पहले भी ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है। और सवाल देखिए कहाँ पर पूछा गया है। सवाल जो है इससे पहले 2007 में एक बार ये हिस्ट्री ऑप्शनल में आया था। क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के बीच सहबंध हुआ था। कांग्रेस के लिए क्या ये राजनीतिक समझदारी पूर्ण कदम था? कांग्रेस के लिए क्या ये राजनीतिक समझदारी पूर्ण कदम था? मैंने यहाँ पर जो भी कीवर्ड हैं उनको बोल्ड कर रखा है। आप देखिए, उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के बीच सहबंध हुआ था। ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के लिए क्या ये राजनीतिक समझदारी पूर्ण कदम था? तो खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग को गांधी जी को जोड़ना चाहिए था कि नहीं? एक सवाल आपको और दिखाते हैं। ये 2017 में हिस्ट्री ऑप्शनल में ही गांधी जी पे पूछा गया है, पर है काम का। क्वेश्चन है, विवेचना कीजिए कि गांधी के सत्याग्रहों ने किस प्रकार भारतीयों के बीच भय के दौर को समाप्त किया था, इस प्रकार साम्राज्यवाद के एक महत्वपूर्ण खंभे को उखाड़ फेंका था।
तो गांधी जी ने किस तरह भारतीयों के बीच भय के दौर को समाप्त किया था। हम आपको बता चुके हैं कि एक सवाल जो है और भी इससे पहले पूछा जा चुका है, 87 आईएएस में पूछा गया था कि गांधी जी के राष्ट्रीय राजनीति में उभरने और राष्ट्रीय नेतृत्व हथियाने की व्याख्या आप कैसे करेंगे? क्या ये अति उच्च स्तरीय कुशल चाल थी? पूछा था मैंने, आपको दिखाया भी था सवाल, इससे पहले वाले लेक्चर में ध्यान होगा। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग खिलाफत और असहयोग का जो मूल्यांकन करने जा रहे हैं ना, कि किस तरीके से इसको हम लोग पढ़ें, तो यहाँ पर कौन कौन से सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं का सेंस ये है कि यहाँ पर हमें किस तरीके से सवाल को पढ़ना होगा। तो जैसे अगर इन दोनों टॉपिक को ले लिया जाए और इन दोनों टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो पहला तो यही हो जाएगा कि असहयोग और खिलाफत का गठजोड़ सही था कि नहीं था। एक सवाल यहाँ पे आ जाएगा कि इसका मूल्यांकन कीजिए भाई कि ये गठजोड़ गांधी जी ने जो किया सही किया या गलत किया। दूसरा मैटर ये आ जाएगा कि असहयोग के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ इस कार्यक्रम के पॉजिटिव और नेगेटिव तत्व क्या क्या थे, ये भी एक सवाल आ सकता है हमसे। तीसरा सवाल जो हमसे दिया जाएगा वो यहाँ पर गांधीवाद पे आ सकता है। गांधीवाद पे इस तरीके से कि हमसे सवाल ये पूछ दिया जाए कि भाई वो गांधी जी ने जो टेक्निक चली उससे गांधी जी का पूरा मूल्यांकन, कैसे भय के दौर को समाप्त किया था, जो भी मैंने सवाल आपको दिखाया, या और पहले भी सवाल हमने आपको दिखाए हुए हैं। अगर आपको ध्यान हो कि गांधी जी ने जो यहाँ पर आंदोलन चलाए वो कैसे गांधी जी की विचारधारा में, जन चेतना में अनोखी पैठ, मौलिकता, रहस्यात्मकता, याद होगा आपको, ध्यान होगा, सवाल मैंने इससे पहले दिखाया है आपको, एक बार फिर देख लीजिए चाहिए तो आप उन सवालों को। सवाल नंबर 3, गांधी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दांव पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। तो गांधीवाद का जब मूल्यांकन कर रहे होंगे ना वो भी, और ये जो एक सवाल दिया हुआ था मैंने आपको बताया था, क्या नैतिक नियम अंतरात्मा का नियम राज्य के अधिनियम जो अत्याचारी हैं से ऊंचा है? जज ब्रूमफील्ड से बातचीत में भी गांधी जी ने बात कही और इस चीज को पहले भी उन्होंने इस चीज को कहा था। प्लस और भी सवाल हैं गांधीवाद से रिलेटेड, बट यहां पर जैसे मैंने अभी कहा कि गांधीवाद के मूल्यांकन पे सवाल आ जाएगा। और क्या चीज आ सकती है यहां से जो सवाल के तौर पे पूछी जा सकती है? एक सवाल और बन सकता है गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष, इस रणनीति का मूल्यांकन आपसे करा दिया जाए। और एक सवाल और भी जो असहयोग आंदोलन के स्थगन पे बना था, याद होगा आपको, असहयोग आंदोलन के स्थगन पे भी एक सवाल आया था
कि क्या आप असहयोग आंदोलन के स्थगन को राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव और निगेटिव देना था कि हम असहयोग आंदोलन के स्थगन को राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं कि क्यों नहीं मानते हैं। अब आइए दोस्तों एक काम करते हैं, खिलाफत और असहयोग इन दोनों आंदोलनों का अब हर तरीके से हम लोग मूल्यांकन कर लें। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देना है, वो ये कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी का वाद विवाद रविंद्रनाथ टैगोर से हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बीच में जो पत्राचार हुआ, जो पेपर में आर्टिकल लिखे गए, एक दूसरे ने सवाल उठाया, जवाब दिया गया, उसका मूल्यांकन भी हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे। ठीक, तो अब आइए देखते हैं थोड़ा सा क्या है मामला यहाँ पर। जैसे सबसे पहले बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन और असहयोग को जोड़ना सही था कि गलत? तो खिलाफत और असहयोग दोनों जो आपस में अटैच किए गए, ये सही था कि गलत? तो पहला हम ये लोग काम करते हैं, शुरू में हम लोग निगेटिव थॉट लेके चलते हैं कि गांधी जी को नहीं जोड़ना चाहिए था, खिलाफत से असहयोग को नहीं अटैच करना चाहिए था। तो देखा जाए कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं हमारे पास में। जैसे पहला पॉइंट ये है कि खिलाफत आंदोलन को अगर देखा जाए तो खिलाफत अपनी परंपरा में साम्राज्यवादी था। मोटे अर्थ में अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र तुर्की के खलीफा से अपनी स्वायत्तता चाहते थे, अंग्रेज़ों ने उसकी आड़ लेकर उनको स्वायत्तता दे दी। अब ये अलग बात है कि उसकी आड़ में उन्होंने उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, लेकिन दिखाने के लिए उन्होंने अरब क्षेत्र के उन राज्यों को स्वायत्तता दे दी जो तुर्की के खलीफा से अपनी आज़ादी चाहते थे। ये अलग बात थी कि उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर गोपनीय तरीके से उन क्षेत्रों को बांट लिया था। ये साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट कहलाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी देखने के लिए उन्होंने उन क्षेत्रों को स्वायत्तता दे दी। तो अब अगर कहा जा रहा है कि खिलाफत फिर से उन पर इस्टेब्लिश कर दी जाए, इसका मतलब खिलाफत साम्राज्यवादी है। और अगर उसमें हम लोग असहयोग आंदोलन को देखें तो असहयोग साफ तौर से उपनिवेशवाद विरोधी है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आंदोलन अपनी प्रकृति में एक दूसरे के विरोधाभासी हैं और गांधी जी दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा मैटर जो कह रहा है कि भाई नहीं अटैच करना चाहिए था, क्यों नहीं अटैच करना चाहिए था? दूसरे मैटर को देखा जाए, क्यों नहीं अटैच करना चाहिए था? वो ये कि पूरी दुनिया में कहीं भी खिलाफत के लिए कोई आंदोलन नहीं चला। तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी खिलाफत को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई आंदोलन नहीं चला। हिंदुस्तान के 6 करोड़ मुसलमानों से ये कहना कि वो खिलाफत को इस्टेब्लिश करने के लिए आंदोलन चलाएं, कहाँ तक सही होता? तो पूरी दुनिया में खिलाफत को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई आंदोलन नहीं चला। हिंदुस्तान के 6 करोड़ मुसलमानों से इस आंदोलन के लिए कहना कहाँ तक उचित था? तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे भाई गलत था। अब
गांधी जी लॉजिक दे रहे थे इसको हिंदू मुस्लिम एकता का, तो क्या इससे हिंदू मुस्लिम एकता आई? तो जहां तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात है कि असहयोग के दौरान हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आए, लेकिन निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम एकता जैसी कोई चीज हमको नहीं दिखाई पड़ी। क्यों? क्योंकि तात्कालिक रूप से दोनों के हित थे, दोनों साथ साथ आ गए, और जैसे ही असहयोग खत्म हुआ 1922 से 1927 के दौरान साइमन कमीशन ने करीब 144 बड़े हिंदू मुस्लिम दंगों की बात कही थी, और इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में छोटे लेवल पे दंगे हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, और जैसे ही आंदोलन समाप्त हुआ दोनों अपने असली असली रंग में आ गए। हिंदू केसरिया रंग में आ गए और मुसलमान गाढ़े हरे रंग में आ गए। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी सही सिद्ध नहीं हो पाई। और क्या ग्राउंड हो सकता था कि गांधी जी को इसको नहीं जोड़ना चाहिए था, खिलाफत को? चौथा ग्राउंड ये था कि खिलाफत जो है वो विशुद्ध रूप से एक धार्मिक आंदोलन था, और ऐसे में धार्मिक भावनाएं प्रबल थीं। गांधी जी ने मस्जिदों का उपयोग किया बैठकों के लिए, मौलवियों से फतवे जारी करवाए कि लोग मुसलमान अंग्रेज़ों का साथ ना दें। और मैंने आपको बताया था कि जिन्ना ने भी इस बात के लिए आपत्ति की थी और गांधी जी को पत्र लिखकर मना भी किया था कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को इतनी छूट देना ठीक नहीं। पर गांधी जी ने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये आंदोलन उन कट्टरपंथियों की पकड़ में ढकेल दे रहा था, जहां से 1913 के बाद से जिन्ना खुद मुस्लिम लीग को निकाल कर लाए थे और कांग्रेस के साथ समझौता करा पाए थे 1916 में। अब गांधी जी फिर से उन्हीं कट्टरपंथी तत्वों की पकड़ को हावी बना रहे थे। एक और बात जो इन दोनों के गठजोड़ के विरोध में जाती है वो ये कि गांधी जी ने खिलाफत की मांग अलग से रखी। अलग से खिलाफत की मांग रखना गलत था। अगर देखिए मुसलमानों से अलग कहा गया वो खिलाफत आंदोलन चलाएं, हिंदुओं से कहा गया वो असहयोग में साथ दें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टू नेशन थ्योरी है। इसका मतलब हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब मुसलमानों का अलग सांस्कृतिक अस्तित्व है, हिंदुओं का अलग सांस्कृतिक अस्तित्व है, और दो सांस्कृतिक राष्ट्र को हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। बेहतर होता कि खिलाफत की मांग को असहयोग में ही शामिल किया गया होता। खिलाफत की मांग को अगर असहयोग में शामिल कर लिया गया होता और उसी के अकॉर्डिंगली इसको आगे बढ़ाया गया होता तो निश्चित रूप से ये बेहतर होता। लेकिन दोनों को अलग अलग करके ज्वाइंट करना टू नेशन थ्योरी को इनडायरेक्टली मानता देना था। जिस दौरान ये आंदोलन चल रहा था उस दौरान कई घटनाएं ऐसी हुई भी। आंदोलन के दौरान मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, तो मोहम्मद अली शौकत अली के नाम के साथ मौलाना टाइटल जोड़ा गया और हर जगह सभा में उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली जैसे टाइटल लिए गए। गांधी जी को महात्मा कहा गया। तो जहां कहीं भी सभा और बैठक होती थी सब जगह इसी तरह की बातें होती थी। एक बार जिन्ना मंच पे भाषण दे रहे थे
और उन्होंने 10 बार करीब गांधी जी का नाम लिया मिस्टर गांधी बोल के, तो भीड़ से खूब हल्ला हुआ, महात्मा लगाओ। 7 बार जिन्ना ने सॉरी बोल के महात्मा लगा दिया। उन्होंने मिस्टर मोहम्मद अली, मिस्टर गांधी ये शब्द इस्तेमाल किए। फिर भीड़ से टोका टाकी, मौलाना लगाओ, महात्मा लगाओ। तो जिन्ना ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि मौलाना मोहम्मद अली और महात्मा गांधी, तो आप लोग अपनी अपनी धार्मिक पहचान तो आगे लेके चल रहे हैं। वो मौलाना की पहचान लेके चल रहे हैं, ये महात्मा की पहचान लेके चल रहे हैं, तो फिर इसमें एकता कहाँ आई? जब आप अपनी धार्मिक पहचान को आगे लेकर चल रहे हो तो फिर एकता कहाँ आई? हालांकि इन सब बातों से पब्लिक के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा। जिन्ना भाषण दे रहे थे, मंच पे कूद के एक प्रतिनिधि चढ़ गए, मुसलमान प्रतिनिधि, और उन्होंने जाके जिन्ना की गर्दन पकड़ ली। ये बदतमीजी गांधी जी मंच पे बैठे थे उनके सामने हुई जिन्ना से, और यही वो घटना थी जिससे जिन्ना इतने आहत हुए थे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। जब वो वापस आ रहे थे अपने घर रास्ते में, तो अपनी वाइफ के साथ, वाइफ उनकी रतनबाई जिन्ना, दिनशा वाचा की बेटी, तो रत्ती या रतनबाई के साथ बातचीत में उन्होंने अपने इस दुख को साझा भी किया। और रतनबाई ने कहा है या लिखा है कि जिन्ना इतने उदास थे कि 1921 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता भी उनको करनी थी, और उसी प्लेस पे अधिवेशन होता जहां पर कांग्रेस का हुआ था, तो जिन्ना गए ही नहीं मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता करने। तो जिन्ना ने कांग्रेस किसी धार्मिक कारण से नहीं छोड़ी थी। ये जो राजनीतिक घटनाएं हुई थी जिसमें मौलाना मोहम्मद अली और महात्मा गांधी वाले मैटर चल रहे थे, जिन्ना मना कर रहे थे कि इस तरह के धार्मिक उन्माद को न फैलाया जाए। इसी ग्राउंड पर जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी थी। बहरहाल अब ये पॉइंट्स कह रहे हैं कि जोड़ना सही नहीं था। अब इनसे अलग होके चलते हैं थोड़ा सा उन पॉइंट्स पर जो पॉइंट्स ये कहेंगे कि जोड़ना सही था, गांधी जी ने गलती नहीं की, जोड़ना चाहिए था आंदोलन से। तो जोड़ना सही नहीं था, जोड़ना सही था। आइए दोनों पॉइंट देखते हैं। अब ज़रा पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं कि जोड़ना ठीक था, गांधी जी ने सही किया। जैसे पहली बात, खिलाफत साम्राज्यवादी था और असहयोग उपनिवेश विरोधी था, बात सही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भारत की परिस्थितियों में खिलाफत का बहुत महत्व था। गांधी जी ने कहा था कि खिलाफत एक ऐसा मुद्दा है जो अगले 1000 वर्षों में नहीं आएगा। आज अगर हम मुसलमानों का साथ देंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में हमें मुसलमानों का सहयोग मिलेगा, और तब अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति विफल हो जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गांधी जी सर्व इस्लामियत का इस्तेमाल अखिल भारतीयता के लिए करना चाह रहे थे, और खिलाफत ये नहीं कह रहा था कि खलीफा का अंपायर पूरे क्षेत्र में इस्टेब्लिश किया जाए। खिलाफत सिर्फ इतना चाह रहा था कि खलीफा की धार्मिक संप्रभुता जो है वो बनी रहे। राजनीतिक संप्रभुता की बात नहीं कह रहा था खिलाफत। और गांधी जी ने भी इसी का समर्थन किया था कि खलीफा का पद एक धार्मिक पद के तौर पर बना रहे अगर, तो उससे वैसे भी खलीफा का पद अपना राजनीतिक महत्व बहुत पहले खो चुका था। तुर्की सुल्तान ही सर्वे सर्वा होते थे। खलीफा का तो प्रतीकात्मक महत्व था, और उसी प्रतीकात्मक महत्व को गांधी जी बनाए रखना चाहते थे। तो यहां पर गलत नहीं था। फिर पूरी दुनिया में खिलाफत के लिए कोई आंदोलन नहीं चला। हिंदुस्तान के 6 करोड़ मुसलमानों से खिलाफत के लिए कहना कहां तक उपयुक्त था? बात सही है। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के ये 6 करोड़ मुसलमान उस समय अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाते
और 30 करोड़ हिंदुओं के साथ आ जाते तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता। तो था, कई अंग्रेज ऑफिसरों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि अगर गांधी जी असहयोग के दौरान लगानबंदी या करबंदी आंदोलन स्टार्ट कर देते तो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। और सबसे बढ़कर बात तो ये थी कि लोगों के मन से न केवल ब्रिटिश अंपायर का डर निकाल देना था, बल्कि लोगों के मन से अंग्रेज़ों की जो चाटुकारिता थी वो भी निकाल देना था। जनता को ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में ले आना था। जन चेतना में अनोखी पैठ, मौलिकता, रहस्यात्मकता। तो गांधी जी ने कोशिश की कि जनता को उसी फॉर्मेट पे ले आया जाए। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के 6 करोड़ मुसलमानों को लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत और असहयोग को आगे बढ़ाना निश्चित रूप से उपयुक्त था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो यहाँ पर गांधी जी ने मुसलमानों को साथ लेकर जो आंदोलन की रूपरेखा बुनी वो निश्चित रूप से एक सही स्ट्रेटजी कही जा सकती है। और आप गांधी जी के उस स्टेटमेंट को यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं कि खिलाफत एक ऐसा मुद्दा है जो अगले 1000 वर्षों में नहीं आएगा। आज अगर हम मुसलमानों का साथ देंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमान भी हमारा साथ अवश्य देंगे। तीसरी बात ये कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं हो पाई। 1922 के बाद दंगे बड़े पैमाने पे हुए। देखिए दोस्तों, दंगे जो है ना, यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत कहा जाए कि अगर इसको हम लोग सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी एंगल से देखें तो बहुत विभत्स घटनाएं हैं। लेकिन आपको हम बताते चलें कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में मतभेद नहीं है या मतभेद नहीं थे, ऐसा नहीं था। मतभेद थे, लेकिन ये दंगों का रूप जो ले लेते थे ना, तो दंगे अक्सर करके प्रायोजित होते थे। यानी दंगे होते नहीं थे, दंगे करवाए जाते थे। और दंगे करवाना बड़ा आसान काम है। आप मुस्लिम बहुल एरिया में जो है पिग मार के फेंक दीजिए, किसी सुअर वगैरह को फेंक दीजिए मुस्लिम पवित्र स्थल के पास, मुसलमान उग्र हो जाएंगे। आप हिंदू बहुल एरिया में गाय काट के फेंक दीजिए, हिंदू उग्र हो जाएंगे। और अब तो और लोगों पास में आसान हो गया है, लोग सोशल मीडिया पे ही इस तरह की पोस्ट डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं एडिट करके कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाते हैं। तो दंगे होते नहीं, दंगे अक्सर करके करवाए जाते हैं या कहा जाए प्रायोजित होते हैं। और ये बात 1934 के कानपुर दंगों पे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कहा गया था कि दंगे स्वतः नहीं हुए थे, दंगे करवाए गए थे। अब कौन लोग करवाते हैं? तो निश्चित रूप से जिनके हित इसमें सधते हैं। कुछ लोगों को लूट घसोट का मौका मिल जाता है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर रह नहीं जाता। कुछ लोगों के राजनीतिक हित सध जाते हैं इसके अंदर, और कुछ अपने विरोधियों को पटखनी देने के लिए भी इस काम को अंजाम दे देते हैं। बहुत बार असहयोग के दौरान भी छिटपुट स्तर पर सांप्रदायिक घटनाएं इसलिए हो गई क्योंकि अगर मान लीजिए स्वदेशी की बात चल रही है और मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है। अब बी की शॉप अच्छी चलती है, ए की नहीं चल रही है। ए ने क्या किया, वो बी की शॉप के आगे बैठ गया, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। अब वो देख रहा है, अरे यार ये हमारी शॉप के आगे बैठ गया, हमारी पूरी सेलिंग डैमेज हो रही है। उसने विरोध किया, उन्होंने कहा तुम स्वदेशी का विरोध कर रहे हो, तुम राष्ट्रवाद का विरोध कर रहे हो, तुम देशभक्त नहीं हो। और इसको लेकर मैटर बिगड़ गया और दंगों की नौबत आ गई। तो असहयोग में बहुत बार छुटपुट दंगे ऐसे भी हुए थे। पर इसमें आप गांधी जी का दोष कहां से दे देंगे? दंगे यहां की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में थे।
और राजनीतिक या अन्य प्रकार का लाभ लेने के लिए दंगे प्रायोजित थे। गांधी जी ने तो पूरी कोशिश की थी कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित हो। आप देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद की अध्यक्षता में हिंदुओं और मुसलमानों की बैठक हुई थी और वहां हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने एक दूसरे के पांव छुए थे। तो ये नहीं है कि गांधी जी हिंदुओं और मुसलमानों को निकट लाने में सफल नहीं रहे। आप देखिए, कई हिंदू मुसलमान नेता अंत तक राष्ट्रवादी रहे। इसी असहयोग के दौरान जो हिंदू मुसलमान नेता वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, अबुल कलाम आज़ाद, कई लोग थे कि हमेशा राष्ट्रवादी रहे। तो गांधी जी हिंदुओं और मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश करते रहे। अब इसमें पूरी तरह से सफल हो पाए कि नहीं हो पाए, जो भी चीज़ें रही हों, लेकिन इससे आंदोलन के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। खिलाफत धार्मिक आंदोलन था और हमने कहा कि ये एक तरह से मुसलमानों को कट्टरपंथियों की पकड़ में ढकेल देने का मामला था। ये ध्यान रखिएगा कि धर्म के आधार पर लोगों को मोबिलाइज करना आसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। खिलाफत एक धार्मिक मांग के साथ साथ मुसलमानों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा भी था और उसी भावनात्मक मांग के आधार पर ही गांधी जी चाहते थे कि उस भावनात्मक मांग को भारतीय राष्ट्रवाद में समाहित कर लिया जाए। तो खिलाफत को एज ए रिलीजियस मांग बनाकर सिर्फ उसको धर्म से ही अटैच रखा जाए, ऐसा गांधी जी नहीं कह रहे थे। गांधी जी चाह रहे थे कि मुसलमानों की इस धार्मिक भावनात्मक मुद्दे को वो राष्ट्रीय मुद्दे से अटैच कर सके और इस बहाने मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ ले जाएं। वही कोशिश गांधी जी ने यहां पर की थी। ये लास्ट वाली जो मांग है कि गांधी जी को ये मांग अलग से नहीं रखनी चाहिए थी। हाँ, यहां पर मैं आपसे एक बार सहमति दे सकता हूं कि खिलाफत और असहयोग को अलग अलग नहीं रखना चाहिए था, बल्कि ये मांग एक साथ होनी चाहिए थी। तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से गठजोड़ गलत था, ये आप नहीं कह सकते हैं। तो आप इस बात को लेकर अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गांधी जी बेहतर होता कि अगर खिलाफत को असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में ही एक मांग के तौर पे रखते, इस मांग को अलग से न रखा जाता, तो हो सकता है इस आंदोलन के दो स्वरूप न दिखाई पड़ते, तब ये एक ही आंदोलन दिखाई पड़ता और तब ये वास्तविक रूप में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न होता। लेकिन फिर बात वहीं जा रही है, क्या गांधी जी को नहीं जोड़ना चाहिए था? तो आप कहेंगे नहीं, जोड़ना चाहिए था। हम खिलाफत आंदोलन को इसलिए कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ों से काट दिया, क्योंकि 47 में विभाजन हो गया। लेकिन अगर आप देखिए तो विभाजन खिलाफत आंदोलन से नहीं हुआ। खिलाफत ने तो मुसलमानों के कई ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं को कांग्रेस से जोड़ा जो अंत तक कांग्रेसी रहे, जो विभाजन का विरोध करते रहे। हम तो कहेंगे कि खिलाफत ने हिंदुओं और मुसलमानों के संबंधों को और स्ट्रांग किया। खिलाफत ने अलगाववाद नहीं पैदा किया। 1905 में तो खिलाफत नहीं था, तब फिर क्यों अलगाववाद था? 1873 के पाबना किसान विद्रोह में तो खिलाफत नहीं था, तब क्यों अलगाववाद था? 1817 में राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की समिति के पद से हटा दिए गए थे, तब तो खिलाफत नहीं था, तब क्यों अलगाववाद था? देखिए, वो एक सांस्कृतिक मुद्दा है, वहां सांस्कृतिक आधार पर अलगाववाद था।
तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खिलाफत ने अलगाव नहीं पैदा किया, बल्कि जुड़ाव पैदा किया है। निश्चित रूप से हम खिलाफत को इसलिए गलत मान के चल रहे हैं क्योंकि हम उसका मूल्यांकन 1947 के विभाजन से कर रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए इतिहास की कि मान लीजिए 1947 में विभाजन ना हुआ होता तो क्या होता। 47 में अगर विभाजन ना हुआ होता तो हम खिलाफत के बारे में कह रहे होते कि अरे भाई तो बड़ा अच्छा आंदोलन था और इसी ने हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी थी, यहीं से वो प्रगाढ़ता आई कि हिंदू मुसलमान एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। तो बाद की घटना को आधार बनाकर पिछली घटना को जस्टिफाई नॉन जस्टिफाई कैसे किया जाए। 1920 की परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त यही था कि हिंदू मुसलमान एक मंच पर आए, अंग्रेजों के खिलाफ एक मांग साझा करें, और गांधी जी ने उसी के अनुरूप खिलाफत और असहयोग को ज्वाइंट कर लिया था। अब सवाल ये है कि असहयोग आंदोलन कैसे आगे बढ़ा और गांधी जी जो असहयोग को चाह रहे थे तो किस तरीके से चाह रहे थे असहयोग को। तो यहाँ पर जो सवाल भी अभी हम लोगों ने उठाए क्वेश्चन के तौर पर कि भाई इन दोनों आंदोलनों को जो है हम लोग जब पढ़ें, खिलाफत और असहयोग, तो हम लोग इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करें। तो ये जिन क्वेश्चंस को हम लोग मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आइए देखते हैं कि असहयोग कैसे आगे बढ़ा और असहयोग के आगे बढ़ने पर क्या क्या चीज़ें रहीं। क्या क्या चीज़ें रहीं का सेंस ये है कि ये कैसे कैसे मैटर जो है आगे बढ़ता चला गया और कौन कौन सी और नई नई घटनाएं होती चली गई। जैसे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग असहयोग आंदोलन की। गांधी जी ने असहयोग के कार्यक्रम को खुद ही लिखा। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने कहा है कि मौलाना मोहम्मद अली के कहने पर मैंने ट्रेन में बैठकर असहयोग का प्रस्ताव लिखा। और इसमें भी हमने आपको बताया था कि स्वराज टर्म को लेकर गांधी जी को असमंजस था। उनके चचेरे भाई मगन लाल गांधी ने उनसे कहा था कि सदाग्रह, है ना, सदाग्रह टर्म रख लीजिए। और गांधी जी ने कहा कि सदाग्रह मुझको नहीं समझ में आया तो मैंने उसे सत्याग्रह में बदल दिया, और वही सत्याग्रह स्वराज के साथ जुड़ गया आके। तो किस तरह का सत्याग्रह था जो स्वराज की डिमांड कर रहा था, क्या कार्यक्रम बनाया। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा आप कि गांधी जी का ये असहयोग आंदोलन जो है वो कार्यक्रम प्रधान था। गांधी जी और बाकी नेताओं में ये एक फ़र्क था। बाकी नेताओं का जो आंदोलन होता था वो नेतृत्व प्रधान होता था, गांधी जी का जो आंदोलन होता था वो कार्यक्रम प्रधान होता था। नेतृत्व गिरफ्तार भी हो जाए तब भी आंदोलन चला करता था। तो गांधी जी ने कौन सा कार्यक्रम रखा असहयोग के अंतर्गत। तो जैसे पहले हम लोग क्या काम करें कि पॉजिटिव वर्क देख लें। पॉजिटिव वर्क कौन कौन से रखे गए थे। तो पॉजिटिव वर्क में गांधी जी ने रखा था चरखा। चरखा या आप कह सकते हैं ग्रामीण विकास, इसका लक्ष्य रखा था। फिर ये तो चलिए पहला हो गया। दूसरा गांधी जी ने रखा था कंस्ट्रक्टिव वर्क। इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें, छुआछूत उन्मूलन,
तो छुआछूत उन्मूलन की बातें भी रखी गई थी इसके अंदर। ठीक। तीसरा कंस्ट्रक्टिव वर्क देखा जाए तो इस पे हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई थी। चौथा कंस्ट्रक्टिव वर्क देखा जाए इसके अंदर तो यहाँ पर पंचायतों का गठन की बात कही गई थी। पांचवा कंस्ट्रक्टिव वर्क देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा और उसी से जुड़ा हुआ स्वराज ये अडॉप्ट कर लिया गया था। अब देखा जाए कि निगेटिव कार्यक्रम क्या क्या रखे गए थे इसके अंतर्गत। ये तो पॉजिटिव वर्क हो गया है कि भाई कि पॉजिटिव में ये सारी चीज़ें रखी गई थी। ठीक। असहयोग आंदोलन निगेटिव कार्यक्रम क्या क्या रखा गया था ज़रा उसको भी देखिए। तो निगेटिव में जैसे पहला पॉइंट था कि स्वदेशी अपनाया जाए और विदेशी का बहिष्कार किया जाए। तो आप स्वदेशी को पॉजिटिव में भी डाल सकते हैं, जहां राष्ट्रीय शिक्षा को डाला है आपने। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि भाई स्वदेशी अपनाना ये एक पॉजिटिव वर्क था, लेकिन अगर इसको विदेशी विरोध में ले जाके देखेंगे तो स्वदेशी को आप निगेटिव में भी रख सकते हैं। यानी इसको अगर आप बहिष्कार से जोड़ के देखेंगे तो आप इसको निगेटिव में रख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ निगेटिव में रख दिया। वो आप कहीं रख दिए, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। स्वदेशी बहिष्कार। दूसरा मैटर था पश्चिमी शिक्षा प्रणाली, पश्चिमी संस्कृति, पाश्चात्य औद्योगिकरण, पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, इन सब का बहिष्कार। गांधी जी इन सब के बहिष्कार को उचित मानते थे। इसी को लेकर उनकी रविंद्रनाथ टैगोर से बहस हुई थी। अभी हम बताते हैं बहस के मुद्दे क्या क्या रहे। फिर तीसरा मैटर था अदालतों का बहिष्कार। अदालतों का बहिष्कार हो गया कि वकील और वादी लोग जो है अदालतों का बहिष्कार करें। चौथा मैटर हो गया जाके कि ताड़ी और शराब की दुकानों पे धरना प्रदर्शन। हालांकि ध्यान रखिएगा ये मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं था, ये बाद में अटैच किया गया है। मूल कार्यक्रम में ये नहीं था, इसे बाद में अटैच किया गया है। एक ये और एक छुआछूत, ये दो मूल कार्यक्रम में नहीं थे, बाद में अटैच कर लिए गया के। तो ताड़ी और शराब की दुकान पे धरना प्रदर्शन। और निगेटिव एलिमेंट्स में क्या था? निगेटिव एलिमेंट्स में उपाधियां वगैरह थी, राजकीय समारोह वगैरह थे, इन सब का भी बहिष्कार करना था। गांधी जी ने लोगों से वादा किया था कि आप अगर हमारे इन कार्यक्रमों को सही तरीके से अपनाएंगे तो 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। तो जिस बीच गांधी जी ने ये असहयोग का कार्यक्रम बनाया
और ये मैटर रखे गए, पॉजिटिव और निगेटिव मैटर रख लिए गए। उस बीच गांधी जी लगातार दबाव बना रहे थे भाई कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए, चीज़ें आगे बढ़ा दी जाएं। तो शुरू में जो गांधी जी का जो लोग विरोध कर रहे थे, है ना, इन कार्यक्रमों को लेकर जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग क्या कह रहे थे? इन कार्यक्रमों को लेकर विरोधी कौन कौन थे? तो जैसे विरोधियों में लाला जी भी थे, हालांकि बाद में पॉजिटिव हो गया कि लाला जी, लाला लाजपत राय। विरोधियों में मोतीलाल भी थे। विरोधियों में सीआर दास भी थे। विरोधियों में मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। विरोधियों में एनी बेसेंट भी थी। विरोधियों में मदन मोहन मालवीय भी थे। और सबके अपने अलग अलग लॉजिक थे। कोई हिंदू मुस्लिम मैटर को मान रहा था, कोई इलेक्शन को ठीक मान रहा था, कोई गांधी जी की रणनीति को उचित नहीं मान रहा था। तो गांधी जी ने पहला काम किया कि लाला जी को ही पक्ष में किया और सितंबर 1920 कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। अध्यक्षता उसकी लाला लाजपत राय से ही करवाई गांधी जी ने। लाला लाजपत राय को इसलिए अध्यक्ष बनाया गांधी जी ने क्योंकि लाला जी जो हैं उन्होंने इससे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो मजदूरों के बीच अच्छे लोकप्रिय थे। दूसरा ये भी था कि लाला जी 1920 में नागपुर में होने वाले ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे। तो आइसा के अध्यक्ष भी थे। मजदूरों की ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। तो स्टूडेंट और मजदूरों के बीच में लाला जी की ग्रिप अच्छी थी। लाला जी गरमपंथी थे। गांधी जी नरम पंथ गरम पंथ का समन्वय भी कर रहे थे यहाँ पर। तो लाला जी को अध्यक्ष बना देने से कई सारी समस्याओं का समाधान हो रहा था। गरम पंथ के लोग जिस स्वराज की बात करते थे वही स्वराज गांधी जी ने यहां एडॉप्ट कर लिया था। जो ऑल इंडिया होम रूल लीग गठित हुई थी 1920 में, अखिल भारतीय होम रूल लीग जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, गांधी जी ने उसको अखिल भारतीय स्वराज सभा में परिवर्तित भी कर दिया था। तो स्वराज, लाला जी, नरम पंथ गरम पंथ, मजदूर, स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों को लेकर लाला जी सबसे उपयुक्त पड़ रहे थे। जब गांधी जी ने यहाँ पर असहयोग का प्रस्ताव रखा, इस समय तक तिलक की डेथ हो चुकी थी। अगस्त में ही शायद तिलक की डेथ हो गई थी। गांधी जी ने आंदोलन का एक लक्ष्य ये भी रख लिया कि एक तिलक स्वराज फंड गठित किया जाए जिसमें 1 करोड़ रुपए जमा किए जाएं। और कांग्रेस की मेंबरशिप भी गांधी जी ने चेंज कर दी। कहने लगे 21 साल की उम्र का जो एक आदमी है कोई भी, वो 4 आना जमा करके चंदा कांग्रेस की मेंबरशिप ले सकता है, चवन्निया मेंबर, प्लस गांव, तालुका, जिला, प्रांत, इस लेवल पर कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन भी किया गया। क्योंकि समितियों का योगदान गांधी जी ने होम रूल लीग आंदोलन में देख लिया था और होम रूल वालों के नाम पते लिखे हुए थे। गांधी जी ने सबको पत्र लिख कर डाले भी थे। तो समितियों का क्या रोल हो सकता है मोहल्ला लेवल पर, तालुका लेवल पर, गांव लेवल पर, जिला लेवल पर, उसको गांधी जी ने यहाँ पर किया। यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म किया, मेंबरशिप बढ़ाई, एक एट्रैक्टिव प्रोग्राम बनाया और एक ऐसे आदमी को अध्यक्षता के तौर पे रखा
जो गरम पंथ से आते थे, तिलक के विचारों के वाहक थे। अब तिलक की डेथ हो गई। गांधी जी ने तिलक की मृत्यु पर कहा भी था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। गांधी जी ऑलरेडी तिलक से प्रभावित थे, तिलक के स्वराज से प्रभावित थे, तिलक के छुआछूत उन्मूलन से प्रभावित थे। कई मुद्दों पर उन्होंने तिलक की ही स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। तो ऐसे में जो तिलक थे वैसे ही लाला जी थे, वैसे ही बिपिन चंद्र पाल थे। तो गांधी जी ने लाला जी की लोकप्रियता को कैश कराने के लिए 20 में उनको अध्यक्ष बनवाया। और यहाँ जब असहयोग का प्रस्ताव रखा गया तो बड़े नेताओं में केवल मोतीलाल नेहरू जो है पक्ष में गए। मोतीलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। शायद इसकी वजह ये थी कि गांधी जी उनको ये बात समझाकर तैयार कर ले गए थे कि संयुक्त प्रांत में अभी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। असहयोग आंदोलन की प्रगति के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो अगर आगे चलकर इलेक्शन लड़ता है तो निश्चित रूप से उसको बेनिफिट मिलेगा। तो शायद इसीलिए मोतीलाल पक्ष में चले गए। सीआर दास अभी पक्ष में नहीं है, जिन्ना पक्ष में नहीं है, बेसेंट पक्ष में नहीं है, मदन मोहन मालवीय पक्ष में नहीं है, लेकिन गांधी जी ने इन सभी लोगों को पक्ष में कर लिया दिसंबर 1920 तक। जिन्ना तो पूरी तरह से पक्ष में नहीं आए क्योंकि वो तो असहयोग को उचित नहीं मान रहे थे, और बेसेंट भी पक्ष में नहीं आई। तो ये दो लोग ऐसे थे जो असहयोग को बहुत उचित नहीं मान रहे थे। बेसेंट तो कह रही थी कि जिस दिन भारत आज़ाद होगा उस दिन गांधी की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि वो लोगों में कानून की अवज्ञा की आदत डाल रहे हैं, और ये आदत लोगों में स्वतंत्र हिंदुस्तान में भी बनी रहेगी, जिसका खामियाजा भारतीयों को भुगतना पड़ेगा। तो बेसेंट ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया, जिन्ना ने भी नहीं किया। सीआर दास पक्ष में आ गए, और बल्कि दिसंबर 1920 नागपुर में अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। चक्रवर्ती विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष हुए थे। यहाँ पर असहयोग का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव सीआर दास ने ही प्रस्तुत किया था। तो सीआर दास को गांधी जी पक्ष में कर ले गए, मदन मोहन मालवीय भी पक्ष में आ गए। ऐसा लगता है कि मालवीय जी के साथ गांधी जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की जो ट्यूनिंग थी वो बनाई थी। सॉफ्ट हिंदुत्व की जो ट्यूनिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो गोरक्षा सभा जो गांधी जी ने गठित की थी, तिलक ने भी गठित की थी। एक तो उससे आया गोरक्षा संघ जो गांधी जी ने गठित किया था। गांधी जी के द्वारा राम राज्य का नारा एक आदर्श राज्य के रूप में लिया जाता था। गांधी जी के द्वारा हिंदू प्रतीकों, हिंदू मुहावरों, हिंदू शब्दावलियों का इस्तेमाल, खुद शाकाहार के प्रति उनका अपना एक आग्रह, और भी कई चीज़ें थी जो उनको सॉफ्ट हिंदुत्व के करीब ले जाती थी। और यही वो ग्राउंड था जिससे मदन मोहन मालवीय को गांधी जी अपने से अटैच कर ले गए। तो मदन मोहन मालवीय भी गांधी जी के पक्ष में आ गए, लाला जी भी गांधी जी के पक्ष में आ गए। लाला जी के पक्ष में आने का बड़ा फायदा मिला था। वर्ष 1919 में बड़े पैमाने पर हड़तालें हुई थी, और उन हड़तालों की वजह से मजदूरों का मैटर जो है काफ़ी उग्र था। तो ऐसे में गांधी जी ने लाला जी को पक्ष में कर लिया, सीआर दास को पक्ष में कर लिया जो बंगाल में काफ़ी लोकप्रिय थे और असहयोग को बड़ा बैकअप दे सकते थे। मदन मोहन मालवीय भी पक्ष में आ गए। दिसंबर में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, पारित हो गया।
गांधी जी ने वादा किया कि अगर मेरे बताए हुए तरीकों पर सही तरीके से अमल किया जाएगा तो 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। और उन्होंने कुछ लेख लिखे। उन लेखों में उन्होंने कहा कि फैसला होकर रहेगा, चाहे जितना समय लग जाए। बल्कि लॉर्ड बर्केनहेड ने गांधी जी को यह भी लिखा कि सूरज ना डूबने वाले ब्रिटिश अंपायर को भारत चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन गांधी जी ने स्वराज के ऊपर फोकस किया और कई ऐसे आर्टिकल लिखे जिनको आधार बनाकर बाद में गांधी जी पे मुकदमा भी चलाया गया था। जब गांधी जी 1922 में गिरफ्तार किए गए, जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चला, तो वहाँ पर यही सारे मैटर्स को लेकर गांधी जी से चर्चा हुई थी और गांधी जी के इन्हीं सारे आर्टिकल्स को आधार बनाकर सरकारी वकील ने गांधी जी का अपोज भी किया था और ये कहा था कि गांधी जी ने लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया है। तो बहरहाल यहाँ पर गांधी जी ने प्रस्ताव पारित करा लिया। अब आंदोलन चल निकला। आंदोलन को सबसे अधिक सफलता जहां मिल रही थी वो मैटर था चरखे का, वो मैटर था बहिष्कार का। तो कार्यक्रम के हिसाब से अगर देखा जाए कि असहयोग के आंदोलन को कहां कहां अधिक सफलता मिल रही थी, तो गांधी जी ने ये जो कार्यक्रम रखा था, इस कार्यक्रम में चरखा और ग्रामीण विकास, इसको बड़ी सहायता मिली। शुरू में 20 लाख चरखे बांटे गए, फिर कहा गया हम 1 करोड़ चरखे बांटेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर चरखे बांटे। गांधी जी ने कहा लोग चरखा जरूर चलाएं, विद्यार्थी खाली समय पर चलाएं, चरखे से उनको कुछ अर्निंग हो जाए, उस अर्निंग को वो अपने लिए इस्तेमाल कर लें, अपने पढ़ाई का खर्च निकाल लें। शायद गांधी जी ने लंदन में जो आर्थिक संकट फेस किया था, तो उन्होंने काफ़ी विचार किया था कि एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान किस तरह अपना खर्च निकाल सकता है। तो भारत की परिस्थितियों में उस समय गांधी जी को लगा था कि अगर स्टूडेंट भी चरखा चलाएं, जो बहुत समृद्ध लोग थे जिनको खादी की ज़रूरत नहीं थी, जिनके पास पैसा था, गांधी जी ने उनसे रिक्वेस्ट की आप फैशन के तौर पे खादी पहनिए, फैशन के तौर पे आप चरखा चलाइए, इससे लोग प्रोत्साहित होंगे और जब खादी फैशन बन जाएगा तो खादी की मार्केट बन जाएगी। CF एंड्रयूज जो गांधी जी को शांति निकेतन में मिले थे रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उस बीच खादी एक फैशन के रूप में बन गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि खादी एक फैशन बन गई थी, लोग खद्दर पहनने लगे थे। गांधी जी कहते थे कि भाई महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं चरखा चलाएं और इससे जो एक थोड़ी सी अतिरिक्त आय जनरेट होगी, निश्चित रूप से वो आय जो है वो लोगों को आर्थिक रूप से एक बड़ा बैकअप देगी और इसका फायदा अवश्य ही मिलेगा। तो गांधी जी चरखे को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे थे। हालांकि इसको लेकर रविंद्रनाथ टैगोर से गांधी जी की बहस हुई थी। टैगोर कह रहे थे कि पूरी दुनिया औद्योगिक विकास की ओर आगे बढ़ रही है और आप तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि मैं कभी भी उस औद्योगिकरण का समर्थन नहीं कर सकता जो भारत में बेरोजगारी उत्पन्न करता हो। पश्चिम में श्रम शक्ति बचाने की परंपरा रही है, जो कि वहाँ की जनसंख्या कम है। हमारे वहाँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और हमारे वहाँ उद्योगों का विकास हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। तो गांधी जी लघु और कुटीर उद्योगों के उस परंपरागत रूप को आगे बढ़ाना चाहते थे जो हस्तशिल्प से संबंधित था। उनको उस समय मशीनें उपयुक्त नहीं दिखाई पड़ रही थी, तो टैगोर इसको सही नहीं मान रहे थे, गांधी जी इसको सबसे उपयुक्त मान रहे थे। छुआछूत उन्मूलन के कार्यक्रम भी चले।
दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में छुआछूत उन्मूलन के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया। बहुत सफलता तो नहीं मिली गांधी जी को, लेकिन निश्चित रूप से इस मुद्दे ने कांग्रेस जनों का ध्यान खींचा, छुआछूत को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया इस मुद्दे ने, और छुआछूत उन्मूलन को एक राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में स्थापित कर दिया। इसी बात ने कई दलित नेताओं को आकर्षित किया, जो दलित आंदोलन को छोड़कर, दलित का मतलब सेंस वो जातिवादी आंदोलन को छोड़कर कांग्रेस के पक्ष में आ गए थे। दक्षिण भारत के चाहे पेरियार रहे हों, चाहे कामराज रहे हों, चाहे MC राजा रहे हों, ये ऐसे ही लीडर थे जो गांधी जी के पक्ष में आ गए थे। हिंदू मुस्लिम एकता की जहां तक बात है, वो मैंने अभी आपसे कहा, आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर देखी गई। मौलाना मोहम्मद अली की मदर जब एक बार भाषण दे रही थी तो वो नकाब लगाए हुए थी। उन्होंने अपना नकाब हटाते हुए कहा कि यहाँ सब सामने हमारे बच्चे हैं और अपने बच्चों के सामने हम क्या नकाब लगा कर आए। मुस्लिम एरियाज में, उत्तर पश्चिम के मुस्लिम क्षेत्रों में स्वदेशी और गांधीवादी कार्यक्रमों को बढ़ चढ़कर सफलता मिली। गांधी जी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच में समान रूप से लोकप्रिय थे। अफवाहें थीं, वो एक ही दिन कलकत्ता में भी दिखाई दिए थे, मुल्तान में भी दिखाई दिए थे। कई न्यूज़पेपरों में तो गांधी जी को कृष्ण का अवतार बताया गया था। कई पंफलेट बांटे गए थे जिसमें गांधी जी कृष्ण का अवतार थे। सबाल्टर्न स्टडीज वाले कहते हैं इन अफवाहों का विशेष करके योगदान था। हालांकि अफवाहें तभी बनती हैं जब कुछ मैटर आया हो। विमर्श विषय का निर्माण करते हैं, तो विमर्श अगर विषय का निर्माण करते हैं तो गांधी जी के बारे में एक विमर्श आया, तभी तो ये अफवाह विषय बनी। और वो विमर्श क्या था? गांधी जी एक दैवी व्यक्ति हैं। और ऐसा लोगों के मन में क्यों बैठ गया? क्योंकि गांधी जी खुद जिस तरह के धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, धर्म के प्रति आदर भाव दिखाते थे, और जिस तरह से उनकी स्ट्रेटजी सफल होती जा रही थी, उससे वो लोगों के बीच में अफवाहों का विषय बनते जा रहे थे। गांधी जी ने इन सब चीज़ों का खंडन किया है, लेकिन जनता के बीच में ये अफवाहें बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में गांधी जी बड़े पैमाने पर एक एकता जैसा कंटेंट ला पाए थे। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गांधी जी ला सके थे। पंचायतों का गठन किया गया। अदालतों के बहिष्कार की अपील बहुत सफल नहीं रही। नॉर्मली हो भी नहीं सकती, आज भी आप करके देख लीजिए तो क्या सफल हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कई बड़े नेताओं ने वकालत छोड़ दी थी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, ऐसे बहुत से नाम ले सकते हैं जिन लोगों ने वकालत छोड़ दी थी और आंदोलन में अपने को शामिल किया था। स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी शिक्षा का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया था। राष्ट्रीय शिक्षा को समर्थन दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि एक बार उनके पास कुछ छात्र आए और उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा कि आप अगर कहें तो हम लोग अपनी एजुकेशन छोड़ दें, कॉलेज एजुकेशन। टैगोर ने कहा हमने उन लोगों को मना किया तो वो लोग हमसे नाराज़ हो गए। टैगोर इसको उचित नहीं मान रहे थे। टैगोर कह रहे थे कि हर चीज़ का एक सिस्टम है, जो सिस्टम एज इट इज़ बना हुआ है उस सिस्टम में हम बेहतर तलाशें, इसमें बेहतरी कैसे करेंगे, और हम अपने विचारों को बंद क्यों कर लें। पूरी दुनिया से ज्ञान अगर आ रहा है तो उसको हम लें। गांधी जी इनका नहीं, ये पूरी दुनिया से आने वाला ज्ञान नहीं है, ये मानसिक गुलामी पैदा करने वाला ज्ञान है, ये पश्चिम की श्रेष्ठता हम पे लादने वाला ज्ञान है। और हमारी शिक्षा हमारे नैतिक मूल्यों के अनुसार होनी चाहिए, वो पश्चिम की विशुद्ध लाभवादी परंपरा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से गांधी जी ने
कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना करवाई। उसमें गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब प्रमुख संस्थाएं हैं जो उस दौरान गठित की गई राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। स्वराज को गांधी जी ने सभी लोगों के हितों से जोड़ दिया था और हितों के आधार पर परिभाषित कर दिया था। शिक्षा के बहिष्कार का मैटर भी था, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति के बहिष्कार का मैटर भी था। प्राथमिक शिक्षा में यह बहिष्कार बहुत सफल नहीं रहा। हाँ, विश्वविद्यालय शिक्षा में यह बहिष्कार सफल रहा था। मैंने बताया यहाँ पर गठित भी हुए, 3 विश्वविद्यालयों के नाम लिए। विश्वविद्यालय तो और भी गठित हुए थे, पर वो राष्ट्रवादियों के द्वारा नहीं थे। तो गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये ऐसे थे जो गांधी जी के सहयोग से राष्ट्रवादियों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयी संस्थाएं थीं। पश्चिमी शिक्षा का बहिष्कार, पश्चिमी संस्कृति का बहिष्कार, टैगोर ने विरोध किया, पर गांधी जी ने कहा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी नैतिक मूल्य, हमारी अवधारणाएं हमारे अनुसार होनी चाहिए। गांधी जी ने उपनिषदों का एग्जाम्पल दिया कि नेति वर्ड उपनिषदों में भी है, और बहुत समय से भारत ने ना कहने की आदत छोड़ दी थी। हमने ना कहना सीख लिया है। टैगोर कह रहे थे कि ये तो अपने आप को सबसे काट के कूप मंडूक बना लेना है। शायद टैगोर जो है शांति निकेतन के लिए अंतर्राष्ट्रीय चंदे की अपील कर रहे थे, तो ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय विचारों को जोड़ना भी चाहते होंगे। वैसे भी मानवतावादी थे, ब्रह्म समाजी थे, तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद चाहते ही थे। इसीलिए उन्होंने गांधी जी के राष्ट्रवाद का विरोध किया, और गांधी जी ने उनसे कहा कि मेरा राष्ट्रवाद आपके अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भांति ही है। आप जिस अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात कर रहे हैं, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं, लेकिन उसे प्राप्त करने की पहली सीढ़ी राष्ट्रवाद है। तो बहरहाल पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति के बहिष्कार को टैगोर उचित नहीं मान रहे थे। गांधी जी ने इसका समर्थन किया कि सही है। गांधी जी पश्चिमी चिकित्सा पद्धति को भी गलत कह रहे थे। कह रहे थे कि ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोग को ठीक नहीं करती है, रोग को दबा देती है और शायद आगे बढ़ा देती है, और भविष्य में इससे लाभ प्राप्ति का रास्ता खोल देती है। इसलिए गांधी जी नेचुरोपैथी में विश्वास करते थे। गांधी जी कहते थे कि शरीर जो है वो ईश्वर का वास है। ये भारतीय उपनिषदों की अद्वैतवादी विचारधारा है, शरीर ईश्वर का वास है, और उसी शरीर में बीमारियों के वास को बना रहने दिया जाए, ये कैसे संभव है? तो बीमारी का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। तो गांधी जी नेचुरोपैथी के आधार पर, आयुर्वेदिक पद्धतियों के आधार पर, यूनानी पद्धतियों के आधार पर अपने चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाना चाहते थे। असहयोग में जिस चीज को सबसे ज्यादा फोकस मिल रहा था वो था स्वदेशी बहिष्कार। गांधी जी जहां भी जाते थे लोगों से अपील करते थे कि कुछ ना हो सके तो वो अपनी पगड़ी ही उतार कर जला दें। विदेशी वस्त्रों की बड़े पैमाने पर होली जलाई जा रही थी। CF एंड्रयूज ने इसको अच्छा नहीं माना, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अच्छा नहीं माना। उन्होंने कहा ये एक निष्ठुर निर्मम बर्बादी है, दूसरे के श्रम को आप बर्बाद कर रहे हैं। जिन श्रमिकों ने इतनी मेहनत करके ये कपड़े बनाए हैं उसे आप जलवा दे रहे हैं, और इससे क्या लाभ होगा? भाई, इंग्लैंड के कपड़े तो भारत के बाजार में बिक चुके हैं, भारतीय उसको खरीद चुके हैं। अब आप अगर जलवाएंगे तो इससे तो नुकसान ही होगा। बेहतर होता आप किसी गरीब आदमी को ये कपड़ा दे देते। तो गांधी जी ने कहा नहीं, यही वो कपड़े हैं जिसके लाभ के आधार पर ब्रिटेन इस लायक हो सका है कि वो हमारा शोषण कर सके। इसलिए ये कपड़े पाप के कपड़े हैं।
और जहाँ तक मजदूरों की बात रही, गरीबों की बात रही, तो गरीबों का भी आत्मसम्मान होता है और उसी आत्मसम्मान के कारण वो पाप के कपड़े पहनना उचित नहीं मानेंगे, इसलिए ये कपड़े वो भी नहीं पहनेंगे। ऐसे में इनको जला दिया जाना ही इनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो गांधी जी ने स्वदेशी बहिष्कार को उचित ठहराया। बहरहाल शुरुआती दौर में जहां घनश्याम दास बिड़ला जैसे बड़े पूंजीपति असहयोग का समर्थन नहीं कर रहे थे, जिन्होंने खुलेआम अपने आप को असहयोग का दुश्मन घोषित किया था, वो भी अब धीरे धीरे गांधी जी के पक्ष में आने लगे, क्योंकि गांधी जी को लगा कि पूंजीपतियों को पक्ष में लाने के लिए आंदोलन को पूंजीवाद के विरोध में नहीं ले जाना है। गांधी जी ने खुल के अनाउंस किया कि आंदोलन का उद्देश्य पूंजीवाद को नष्ट करना नहीं है, न ही ये पूंजीपतियों के विरोध में है। आंदोलन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोधी है। तो उस समय सिंगारवेलु चेट्टियार, जो कि अपना कम्युनिस्ट रुझान रखते थे, इन्हीं की अध्यक्षता में, सिंगारवेलु चेट्टियार की अध्यक्षता में 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर में इस्टेब्लिश हुई थी। सत्यभक्त के साथ मिलकर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो सिंगारवेलु चेट्टियार ने कहा कि फिर तो असहयोग पूंजीवाद के खिलाफ भी होना चाहिए, पूंजीपतियों के खिलाफ भी होना चाहिए। पर गांधी जी ने उसको ऐसा नहीं किया। गांधी जी कह रहे थे इससे गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। तो गांधी जी ने भरसक कोशिश की कि ये पूंजीवाद के विरोध में न जाने पाए, और शायद इसीलिए बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, जब स्वदेशी से उनको लाभ मिलना चालू हुआ तो वो भी असहयोग के पक्षधर होने लगे। गांधी जी लगातार ये अपील जरूर कर रहे थे कि आंदोलन को अहिंसक बनाए रखा जाए। ताड़ी और शराब की दुकानों पर जो धरना प्रदर्शन की बात है, अदालत वाला हम बता ही चुके हैं, बहुत सफल नहीं रहा। बड़े वकीलों ने भले वकालत छोड़ दी थी। ताड़ी शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन बड़ा सफल रहा। महिलाएं जाकर यहाँ पर बैठ जाती थीं और जो भी पुरुष यहाँ पर शराब पीने आते थे उनको पीने से मना करती थीं। अंग्रेजों को रेवेन्यू की इतनी हानि हुई कि उड़ीसा की सरकार ने विज्ञापन देकर ये बताया कि मूसा, ईसा, जूलियस सीजर, सिकंदर जैसे महान लोग शराब पीते थे, क्योंकि उसको रेवेन्यू की हानि हो रही थी। इसी तरीके से ये उपाधियां, राजकीय समारोह, इसका बहिष्कार हुआ, पर ये बहुत ज़्यादा असर नहीं कर सकता था। अब गांधी जी को ये लगने लगा था कि वो इस आंदोलन के बल पर एक साविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर सकते हैं। और गांधी जी ने ये इशारा भी दे दिया कि वो बारदोली से साविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। इसी बीच एक घटना घटित हुई। गांधी जी एक बार अपने एक कार्यक्रम में, विजयवाड़ा में कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ साफ सफाई पे भाषण दे रहे थे कि आप लोग साफ सुथरे कपड़े पहनिए। तो किसी आदमी ने कह दिया, आप खुद सूट बूट पहनते हैं, हम लोग पास तो कपड़े ही नहीं है, कहाँ से पहने, लंगोटी है एक ठो। तो गांधी जी ने विजयवाड़ा अधिवेशन में ही ये तय कर लिया कि अब गांधी जी आज से लंगोटी ही बांधेंगे। उन्होंने कहा, भाई भारत की मैक्सिमम आबादी ऐसी ही रहती है तो हम भी ऐसे ही रहेंगे। गांधी जी को 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का सर्वे सर्वा चुन लिया गया और कहा गया कि सारी पॉलिसी, सारी नीतियां अब गांधी जी ही डील करेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि आंदोलन खुद इतनी प्रगति कर गया था, ये कहा जाए इतना राइज कर गया था कि जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जो नए नए आए हुए थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम में से बहुत से जिन्होंने वर्ष 1921 के असहयोग में भाग लिया था, एक प्रकार के नशे में जीते रहे। हमें स्वाधीनता का आभास होने लगा था, जिस पर हमें गर्व था।
तो बहुत से लोगों को आज़ादी शायद करीब दिखाई पड़ रही थी। खुद C.F. एंड्रयूज से बात करते हुए एक अंग्रेज लॉयड ने एक्सेप्ट किया था कि अगर असहयोग के दौरान गांधी जी लगान बंदी आंदोलन चला देते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गांधी जी ने लगान बंदी आंदोलन कार्यक्रम में नहीं रखा था कहीं पर भी। उसके बावजूद किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर चले थे। उत्तर प्रदेश में हरदोई में मदारी पासी नाम के एक व्यक्ति ने किसान आंदोलनों को आगे बढ़ाया। छोटे जमींदार उनके सहयोगी थे। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय जो उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़े हुए थे, इन लोगों ने आगे बढ़ाया। मारवाड़ में सत्यनारायण व्यास ने गांधी जी के नाम पर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया। दरभंगा में स्वामी विद्यानंद ने अपने आप को गांधी जी का शिष्य बताते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया। यहां तक कि 1922 से स्टार्ट हुए रंपा आदिवासी किसान विद्रोह में जनजातीय नेता अल्लूरी सीताराम राजू ने भी गांधीवादी विचारधारा को एक्सेप्ट करते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो गांधी जी ने लगान बंदी को आंदोलन के रूप में नहीं रखा था, लेकिन बहुत सी जगहों पर किसान असहयोग से प्रभावित होकर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। केरल के मालाबार में भी सिचुएशन ऐसी ही थी। मालाबार क्षेत्र में वहाँ के जो किसान थे मोपला कहलाते थे। 1921 की जनगणना के अनुसार 61% मोपला हिंदू थे, 39% मुसलमान थे। मोपलाओं में ज़्यादातर अरब व्यापारियों के वंशज थे। ये लोग छोटे छोटे किसान थे, बटाईदार थे। जब साउथ में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी तो अंग्रेज़ों ने साउथ के जो सवर्ण हिंदू थे, जिनको जेनेमी कहते हैं, उनको भूमि का मालिकाना स्वीकार कर लिया था। तो ऐसे में जो सवर्ण हिंदू थे वहाँ के जेनेमी, वो भूमि के मालिक एक्सेप्ट किए गए थे और उनके अधीन ये मोपला लोग किसान के तौर पे एक्सेप्टेड थे। भूस्वामियों ने किसानों का शोषण बुरी तरह से किया, इनकी स्थिति खराब हुई। 1840 से आप देखेंगे लगातार मोपलाओं के विद्रोह हुए। जब 1921 में असहयोग चल रहा था तो केरल में एक अफवाह उड़ गई मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं के बीच कि गांधी जी उनकी सहायता के लिए आ रहे हैं। मोपलाओं के नेता अली मुसलियार, कुनमर हाजी, ये लोग खिलाफत से भी प्रभावित थे। इन लोगों ने खिलाफत गणराज्य भी इस्टेब्लिश किया था। अब इनमें ये अफवाह उड़ गई कि गांधी जी इनकी मदद के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मोपला और उग्र हो गए अपने जमींदारों के प्रति और उन्होंने अपने जमींदारों के खिलाफ जो है वो लूटपाट, उनके पुरनोट, डिग्रियां लूटना, जला देना, ये सारे काम भी चालू कर दिए। हमले बहुत कम ऐसे थे जहां पर वो लोग रक्तपात करें या फिर जान ले लें। उनकी कोशिश होती थी ज़्यादातर कि वो जो शोषण के कागजात हैं उसको जला दिया जाए। लेकिन जब जमींदारों पर मोपला हमले करते थे तो जमींदार लोग अपनी संप्रभुता विस्तार के लिए अपने क्षेत्र में मंदिर वगैरह बनवाते थे। मोपला उस मंदिर पे भी हमला करते थे। वो जमींदार की संप्रभुता का परिचायक था। ऐसे में धर्म का अनादर हिंदू मुसलमान मोपलाओं को आपस में लड़ा देता था। 1921 वाले में भी यही हुआ। धर्म के अनादर को लेकर मोपला आपस में लड़ गए।
जमींदार वर्ग भी हल्ला करने लगा, हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। नतीजा ये हुआ कि ये दंगों का रूप लेने लगा, और जब इसने दंगों का रूप लिया, अंग्रेज सरकार ने इसको दमाने की कोशिश की। मोपलाओं के नेता अली मुसलियर को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक मस्जिद पे छापा मार दिया। इससे मोपलाओं का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। बाद में अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, बहुत पहले आया था हिस्ट्री ऑप्शनल में, पर यहां आ सकता है और निश्चित रूप से असहयोग से वो जुड़ा हुआ है। तो आप क्वेश्चन को देखिएगा। सवाल नंबर 1, ये 2000 IAS से पूछा गया था। 1921 का मोपला विद्रोह वास्तव में दीर्घकालीन भूमि संबंधी असंतोष की अभिव्यक्ति था, जो धार्मिक और जाति एकरूपता से उग्र हो गया। टिप्पणी कीजिए। तो जिस बीच ये आंदोलन चले, उस बीच कुछ घटनाएं और हुई। अंग्रेजों ने देखा कि हमारे खिलाफ आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो अंग्रेजों ने कुछ सेलिब्रिटीज टाइप के लोगों को बुलाकर भारत में प्रचार करने की कोशिश की, ताकि जनता उनके प्रति डिवोटेड हो जाएगी या उनसे अपना लगाव दिखाएगी, तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसे में प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत बुलाया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स की जब भारत यात्रा हुई तो हर जगह उनका विरोध किया गया, लेकिन बंबई के पारसी समुदाय के लोगों ने प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया, और इसकी वजह से कुछ लोगों ने पारसी समुदाय के लोगों पर हमला किया, उनके घरों को लूटा, आग लगा दी, महिलाओं को अपमानित किया। जब गांधी जी गए बंबई इस घटना की वजह से, तो जिस भीड़ ने ऐसा किया था, वो भीड़ गांधी जी की जय का नारा लगाने लगी। तो गांधी जी ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया कि मेरे नाम पर ये अराजकता, और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरी अपील का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा अहिंसा मेरे लिए परम आवश्यक है। लगता है कि जनता अभी अहिंसा की आदी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा एक झटका मुझको तब लगा था जब मैंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया था और दिल्ली में हिंसा हुई थी, और एक झटका मुझको ये लगा है जब ये पारसियों के खिलाफ जो है हिंसा की गई। अगर वो प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कर रहे थे तो ये उनका अपना फैसला था। आपने उनके ऊपर हमले किए, उनकी स्त्रियों को लूटा, उनके घरों को लूटा। तो गांधी जी अब इन सब बातों को समझ रहे थे कि शायद आंदोलन गलत मोड़ ले रहा है। कांग्रेस के बाकी नेता उत्साहित थे कि आंदोलन ने एक व्यापक रूप ले लिया है। जगह जगह किसानों के आंदोलन चल रहे थे। ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के वो हिस्से जो चंपारण वगैरह के थे, यहां गांधी जी की लोकप्रियता विशेष करके थी। यहीं पर अफवाहों का बाजार ही बहुत गर्म था कि एक किसान ने गांधी जी की बात नहीं मानी, उसकी बकरी मर गई, एक कुम्हार ने नहीं मानी, उसका कढ़ाव फट गया। इस तरह की अफवाहें खूब आती थी। यहीं पर गोरखपुर में भगवान अहिर नाम के व्यक्ति ने किसानों को यूनाइट किया था और किसानों के आंदोलन को लीड किया था असहयोग के नाम पर। तो जो जमींदार थे वो इन लोगों से बदला लेना चाहते थे। उन लोगों ने पुलिस को पैसे दे दिए। 1 फरवरी 1922 चौरी चौरा के थाना अध्यक्ष गुप्तेश्वर सिंह ने भगवान अहिर को थाने में बंद करके रात भर शराब के नशे में पीटा और अगले दिन छोड़ दिया। आंदोलन नहीं चलाओगे।
भगवान अहिर फिर किसानों को लेकर आंदोलन को लीड करने लगा। चौरी चौरा में मेला लगा हुआ था, केरोसिन वगैरह भी बिक रहा था। प्रदर्शनकारी मेले में पहुंचे और वहां पर भी नारे वगैरह लगाने लगे। तो जो जमींदार वगैरह थे वहां पर, वो लोग भी वहीं मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी। तो उनमें से एक ने कहा पुलिस वाले से कि अगर आप हमको अभी मौका दें तो हम इन कमीनों को अभी सबक सिखा दें। और जमींदारों के गुंडों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। पलट के प्रदर्शनकारियों ने भी मारना चालू किया। पुलिस वाले भागे, थाने बंद कर लिए अपने आप को। अब कहा यही जाता है कि भीड़ ने थाने में आग लगा दी, प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई थी। 12 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे, थानाध्यक्ष गुप्तेश्वर सिंह भी। पर एक शोध पत्र मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि वरिष्ठ लोगों के समझाने बुझाने पर प्रदर्शनकारी वहां से वापस चले गए थे। आग लगाने वाला जो मामला है वो जमींदारों के गुंडों ने किया था, ताकि ये मामला पुलिस वर्सेस प्रदर्शनकारी हो जाए। सच्चाई जो भी रही हो, 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा। किताबों में 5 फरवरी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप चौरी चौरा जाएंगे वहाँ के स्मारक में 4 फरवरी लिखा हुआ है। और एक बार यूपी कमीशन में जो सवाल आया तो 4 फरवरी ऑप्शन में आया। बच्चे बोले कि सवाल गलत आ गया, मेरा कहना था पहली बार सही आया है। बहरहाल आप 5 फरवरी से काम चला लीजिए, 4 फरवरी या 5 फरवरी, स्मारक में 4 फरवरी लिखा है। तो 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा में ये इवेंट हुई। वहाँ के एक पत्रकार थे, कुछ समथिंग द्विवेदी करके उनका नाम था। उन्होंने गांधी जी को इस बात की तार द्वारा सूचना दी। तुरंत ही गांधी जी ने असहयोग को स्थगित कर दिया और उन्होंने पेपर में आर्टिकल भी लिखे कि मैं 1000 वर्ष तक आज़ादी की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो अहिंसक माध्यम से आएगी, हिंसा से नहीं आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। ऐसा लगता है गांधी जी को आभास हो गया था उनकी गिरफ्तारी का। इसलिए गांधी जी ने अपने अनुयायियों के लिए उन रचनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पहले से तैयार कर दी थी कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो एटलीस्ट ये रचनात्मक कार्यक्रम आगे बढ़ा दिए जाएं। इस बीच गांधी जी की रविन्द्रनाथ टैगोर से काफ़ी बहस हो चुकी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने आर्टिकल सत्य की खोज में गांधी जी पे कई तरह के क्वेश्चन मार्क उठाए थे, जो अभी हमने आपको बताए भी। स्वदेशी को लेकर, बहिष्कार को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर, शिक्षा को लेकर, पाश्चात्य संस्कृति को लेकर, चिकित्सा पद्धति को लेकर, विद्यार्थियों के द्वारा राजनीति में प्रवेश को लेकर। और गांधी जी ने इन सब का जवाब द ग्रेट सेंटिनेल, महान प्रहरी नाम के अपने आर्टिकल में दिया था। बहरहाल गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। चौरी चौरा की इवेंट को बेस करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था और बारदोली प्रस्ताव पारित करके आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन गांधी जी गिरफ्तार किए गए। जज ब्रूमफील्ड की अदालत में उनको पेश किया गया। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई गांधी जी की, उसी दिन मौलाना हसरत मोहानी गांधी जी से मिलने भी पहुंचे थे। ब्रूमफील्ड ने गांधी जी के प्रति बड़ा आदर दिखाया और उसने गांधी जी से सवाल भी किया कि आपने हमारे लिए सेना की भर्ती की थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, आप हमारे अपोज में चले गए। तो गांधी जी ने उससे कहा कि आपकी हेल्प करके मैं अपने देशवासियों के लिए स्वराज लाना चाहता था। 30 साल तक मैंने जितनी निष्ठापूर्वक आपकी सेवा की है, इतनी सेवा किसी अंग्रेज ने नहीं की होगी आपकी। लेकिन मैंने देखा कि मेरे देशवासी भूखे मर रहे हैं, अकाल पड़ा है, लोग तड़प रहे हैं, और ऐसे में मुझको लगा
कि वो शोषणकारी व्यवस्था जिसने मेरे देशवासियों को यहाँ तक पहुँचा दिया है, उसका प्रतिरोध आवश्यक है। ब्रूमफील्ड ने कहा, आपने कानून का उल्लंघन किया है, आप क्या सज़ा सोचते हैं? तो गांधी जी ने अपने आप को तिलक के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि भाई, जब तिलक को 6 साल की सज़ा हुई थी तो उससे कम तो मुझको भी नहीं होनी चाहिए, और अगर आप इससे कम की सज़ा मुझको दे देंगे तो फिर आप अपने प्रति अन्याय करेंगे, और क्योंकि जो हिंसा हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। तो ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 साल की सज़ा दी। सरकारी वकील ने गांधी जी के कुछ आर्टिकल पढ़ के सुनाए कि भाई, आपने ये चीज़ें थीं, आप ही ने भड़काया जनता को कि फ़ैसला होकर रहेगा, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे कई साल लग जाएं। आपने ये भी कहा कि हम स्वराज लेके रहेंगे, और कई चीज़ों को, आर्टिकल को बेस बनाया। तो गांधी जी ने जो जवाब दिया था ना, वो जवाब ही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, अभी जो सवाल इससे पहले आप देख रहे थे। ये 5 नंबर सवाल, क्या नैतिक नियम, अंतरात्मा का नियम, राज्य के अधिनियम जो अत्याचारी हैं से ऊंचा है? तो गांधी जी ये बताना चाह रहे थे कि क्या हमारा नैतिक नियम, हमारी अंतरात्मा का नियम, राज्य के अधिनियम, आपके जो दमनकारी हैं, उनसे ऊंचे नहीं हैं? निश्चित रूप से हम आपके प्रति लॉयल रहे, निश्चित रूप से हमने राज्य के प्रति कोई विद्रोह नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने लोगों की जो स्थिति देखी है, जो आपके कानूनों की वजह से है, इसलिए हमने आपका विरोध किया है। कहीं ना कहीं गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को भी जवाब दे रहे थे। टैगोर ने भी गांधी जी को लिखा था कि आपका ये स्वदेशी, आपका ये बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन, ये आपको वहीं ले आया, अंग्रेज़ों के बिना अंग्रेजी राज। उन्होंने कहा, हिंद स्वराज में आपने लिखा था ना कि अंग्रेज़ों के बिना अंग्रेजी राज नहीं होगा, और आज आप वहीं आ गए, अंग्रेज़ों के बिना अंग्रेजी राज। तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं टैगोर की उन बातों का जवाब भी था। बहरहाल, गांधी जी को 6 साल की सज़ा हुई। ब्रूमफील्ड ने यह भी कहा कि अगर अंग्रेज सरकार अच्छे चाल चलन के ग्राउंड पर आपको छोड़ देती है तो जिस आदमी को सबसे अधिक खुशी होगी वो मैं हूँगा। 6 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन 1924 में ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया, अच्छे चाल चलन और ख़राब स्वास्थ्य के आधार पर। जब गांधी जी ने असहयोग वापस लिया था तो उस बीच गांधी जी की बड़ी आलोचना हुई। अब कई सवालों का और जवाब देखिए। सुभाष ने कहा, एक ऐसे समय पर जब आंदोलन का उत्साह अपने चरम पे था, उसको वापस लिया जाना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। तो सुभाष ने इसको राष्ट्रीय दुर्भाग्य कहा। मोतीलाल नेहरू ने कहा, अगर कन्याकुमारी का एक गांव अहिंसा का पालन नहीं करता है तो इसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों दी जाए। मोतीलाल जेल में बंद थे, लेटर लिखा था। गांधी जी ने कहा, राजनीतिक कैदी नागरिकता के दृष्टिकोण से मृत होते हैं, डेड होते हैं, इसलिए आप इन सब पर मैटर पे कमेंट ना करिए। सुभाष लिखते हैं, सीआर दास जो जेल में बंद थे वो बाहर निकलकर गांधी जी से 2-2 हाथ कर लेना चाहते थे, क्योंकि वो गांधी जी की तोलमोल की राजनीति पर आपे से बाहर हो रहे थे। क्या वाकई गांधी जी ने गलत किया सहयोग को वापस लेकर? सीएफ एंड्रयूज भी कह रहे हैं कि लॉयड नाम के एक अंग्रेज ने उनसे कहा था, अगर गांधी जी लगान बंदी आंदोलन छेड़ देते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता। कम्युनिस्ट राइटर कहते हैं कि गांधी जी को जब लगा कि आंदोलन पूंजीवाद के विरुद्ध हो जाएगा तो उन्होंने आंदोलन से हाथ खींच लिया। क्या सच है?
राष्ट्रवादी लेखक कहते हैं ये संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति थी। किसी भी आंदोलन में जनता का उत्साह हमेशा एक सा नहीं रहता है, उसे रुक कर शक्ति का समायोजन करना होता है और फिर दुगने जोश से आगे बढ़ना होता है। बहुत बाद में गांधी जी ने भी अपने एक पत्र में इस बात को लिखा था कि एक कुशल सेनापति पैर उखाड़ने तक युद्ध क्षेत्र में नहीं डटा रहता है, बल्कि 2 कदम पीछे हटकर अपनी शक्ति को संयोजित करता है और पुनः दुगने जोश से हमला करता है। तो गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन से बैकफुट ले लिया जाए मैटर, जनता की शक्ति को पुनः संयोजित किया जाए और दोबारा फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। और गांधी जी सही सोच रहे थे। 1930 के सविनय अवज्ञा में असहयोग से ज़्यादा भीड़ थी। बिपिन चंद्रा कहते हैं कि कई जगहों पर तो आंदोलन गलत मोड़ लेने लगा था। आंध्र प्रदेश में एक जगह थी चिराला पिराला। चिराला पिराला में कर ना दो लगान ना दो का आंदोलन चलने लगा था। गांधी जी ने जिस समय आंदोलन को वापस लिया, गांधी जी के हिसाब से वो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का एक हिस्सा है। कम्युनिस्टों के हिसाब से वो पूंजीवाद के विरोध में जा रहा है, इसलिए गांधी जी ने कदम पीछे खींचा है। पर गांधी जी के स्टेटमेंट बता रहे हैं कि गांधी जी ने आंदोलन को उसके उद्देश्य तक पहुंचा दिया था और इसीलिए उन्होंने पीछे खींचा। क्या थे उद्देश्य? गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया महिलाओं के विषय में। कहा, मैं महिलाओं को घर के चूल्हे चौके से बाहर निकाल लाया हूं, ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि वो वहीं पर वापस न चली जाए। दूसरा स्टेटमेंट, आंदोलन का उद्देश्य पूरा हुआ, जनता ने अपने दिलों में आज़ादी हासिल कर ली है। अब देखिए, भय के माहौल को बाहर निकाला, कार्यक्रम के आधार पर आज़ादी को परिभाषित किया, स्वराज को परिभाषित किया। किसान के हित से, मजदूर के हित से, मध्यम वर्ग के हित से, उद्योगपति के हित से, महिलाओं के हित से आज़ादी स्वराज को जोड़ दिया। जनता प्रतिरोध के स्तर तक आ गई। शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य का भय दूर हो गया। उसे ये समझ में आ गया कि स्वदेशी बहिष्कार हमारे हाथ में एक हथियार है। हमारी शिक्षा पद्धति घटिया नहीं है, हमारी चिकित्सा पद्धति घटिया नहीं है, ब्रिटिश साम्राज्य अजेय नहीं है, अहिंसा के आधार पर भी अपनी चीज़ों को पाया जा सकता है। घरों में कैद महिलाएं भी आंदोलन में इतना शक्तिशाली रोल प्ले कर सकती हैं, ये पहली बार सिद्ध हुआ था। घरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन करना, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना, इसने महिलाओं में चेतना उत्पन्न की और निश्चित रूप से अब इस चेतना को दबाया नहीं जा सकता था। लोगों के दिलों में जो एक डर बैठा दिया गया था, उस डर से लोग बाहर थे। अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तारियां की। गांधी जी ने कहा, आप बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां दीजिए, इस तरीके से दीजिए जैसे कसाई बकरों को जो है जानवरों को काटने के लिए स्लाटर हाउस ले जाता है, इस बड़े पैमाने पे आप भी एकदम ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में गिरफ्तारियां दीजिए। जेलें कम पड़ जाती हैं, कम पड़ गई तो अंग्रेज सरकार के वाकई हाथ पांव फूल गए कि आंदोलन अगर इतना उग्र रूप ले लेगा तो हमारे लिए शासन चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। और निश्चित रूप से जनता के बीच ऊर्जा को सकारात्मक रचनात्मक कार्यक्रमों में लगाना था, ताकि समय आने पर जनता एक इससे भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार होती, और वो था सविनय अवज्ञा। तो राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग का वापस लिया जाना राष्ट्रीय विपत्ति नहीं थी, बल्कि ये संघर्ष विराम संघर्ष की एक रणनीति थी। बहरहाल गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा को जोड़ा था साथ में,
सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा सकता है क्या? इसके लिए जून 1922 में एक जांच समिति गठित की गई थी CR दास की अध्यक्षता में, और 1922 का गया अधिवेशन भी CR दास की अध्यक्षता में हुआ। और गया अधिवेशन में गांधी जी के खिलाफ BR मुंजे ने निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, हालांकि वो पास नहीं हुआ। लेकिन गया अधिवेशन में गांधीवादी समर्थक कह रहे थे रचनात्मक कार्यक्रम किए जाएं, और CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, हकीम अजमल खान, ऐसे और भी कई लोग थे जो कह रहे थे काउंसिल में प्रवेश किया जाए, वहां से विरोध किया जाए। और इसी को लेकर कांग्रेस में विभाजन की नौबत आ गई। गया अधिवेशन में वोटिंग हुई, गांधी जी के समर्थक भारी पड़ गए, उन्होंने परिवर्तनवादियों को पराजित कर दिया। परिवर्तनवादी यानी जो काउंसिल प्रवेश की वकालत कर रहे थे, अपरिवर्तनवादी जो रचनात्मक कार्यक्रमों की बात कर रहे थे, गांधीवादी लोग। सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, ये सब लोग गांधी जी के साइड थे। मौलाना हसरत मोहानी, और उधर लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब लोग दूसरे साइड थे, काउंसिल प्रवेश वाले। गया अधिवेशन में पराजित हो गए। किसी किसी किताब में लिखा है 1 जनवरी 1923 इलाहाबाद, कहीं कहीं लिखा है 7 जनवरी 1923 इलाहाबाद। 1 जनवरी वाला ठीक लगता है, 7 जनवरी वाला, दोनों विकल्प में नहीं आएंगे, देख के लगाइएगा। तो 1 जनवरी 1923 या 7 जनवरी 1923 इलाहाबाद, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ। CR दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव थे, और तय हुआ कि काउंसिल में प्रवेश किया जाएगा, काउंसिल चुनाव लड़े जाएंगे।